नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विथ फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप और हम दोनों ही बहुत खुश होंगे क्योंकि जो सीटेट 2020 होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया। इनफैक्ट हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा था कि हो सकता है 1 to 5 प्रिपेयर हो, बट वो उन्होंने सोचा होगा कि 6 to 8 जो है वो कभी और सेशन में दे देंगे। तो जब ये टाइम मिला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 1 to 5 तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, उन्हें 6 to 8 प्रिपेयर करना, सोशल स्टडी, सो ये जो टाइम है वो उसमें ये आराम से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं मेरे साथ। मीन्स कि वो स्टूडेंट 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर सकते हैं अगर वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। देन दूसरी चीज़ ये कि 6th का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर चुके हैं। वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने देख भी लिया था और वो अभी भी फ्री में अवेलेबल है। आप जाइए आराम से, उसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस पर जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग 7th पढ़ेंगे। हिस्ट्री से शुरुआत मैंने की क्योंकि बेसिकली जो 7th का हिस्ट्री है या इवन 6th का भी जो हिस्ट्री था वो बहुत बड़ा हुआ था, तो इसको ख़त्म करने में टाइम लग रहा है। तो पहले 7th का हिस्ट्री पढ़ लेंगे, देन 8th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इस तरह से पॉलिटिकल साइंस 7th का, देन 8th का, और फिर ज्योग्राफी 7th का और 8th का। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने जो सोशल स्टडी का जो पूरा सिलेबस है उसको कवर अप कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी कोविड-19 का जो पेंडेमिक जो ये कंडीशन चल रहा है वो अभी इतना तो सही नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप जो है उसको अगस्त या फिर सितंबर, जब भी अक्टूबर तक जब भी जाएगा तो ऐसे जा सकता है। या मोस्ट ऑफ द कंडीशन ये भी हो सकती है कि शायद इस बार एक ही सेशन वाला सीटेट हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो आप प्रिपेयर रहिए, अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छे से रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आते हैं अपने पहले सिलेबस पे कि इस क्लास 7th में कितने चैप्टर्स हैं हिस्ट्री में। तो वो टोटल 10 चैप्टर्स हैं। पहला 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल है। दूसरा है नए राजा और उनके राज्य हैं। देन दिल्ली के सुल्तान। ये बहुत, देखिए, ये स्टूडेंट्स को सब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि इंग्लिश में भी वही बात हो जाती है और कहानी के थ्रू हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ऐसे अच्छा ये राजा थे दिल्ली के सुल्तान्स के, तो बहुत आराम तरीके से अपने लैंग्वेज में हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। देन 4th चैप्टर वो होगा मुगल साम्राज्य। 5th होगा शासक और इमारतें। 6th होगा नगर व्यापारी और शिल्पी जन। 7 जनजातीय खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। 8th है ईश्वर से अनुराग। 9th है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और 10th है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो इस तरीके से टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो हम लोग इस जो है हमारा अतीत भाग 2 यानी 7th क्लास का पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और वीडियो बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, ये पार्ट 1 है। और जो रिमेनिंग इसका जो भी वो चैप्टर है, मीन्स इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो पार्ट 2 में आएगा, ताकि आप जो है बिल्कुल बोर ना हो और एक दिन में अगर मैं 2 वीडियो डालूँ तो आप अच्छे तरीके से इसे देख सकें और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है बिल्कुल आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम तरीके से आप पूरा जो SST है 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर सकते हैं। और इसके बाद से पेडागोजी के तो मैंने बहुत सारे वीडियोस SST के डाले भी थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए थे, बट स्टिल आप और चाहेंगे तो मैं एक जो अच्छे तरीके से हम लोग जो एक नए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो तरीका होगा वो अलग होगा, जोश के साथ होगा। तो इस तरीके से आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर पे, यानी कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की श्रृंखला। आई होप जितने भी बच्चों को ये चाहिए था कि हिंदी में है वो बहुत खुश होंगे। सो आप खुश होइए, यही अच्छी बात है। देखिए दिया हुआ है कि मानचित्र 1 और 2 पे नजर डालिए। ये फर्स्ट मैप है, सेकंड मैप अगले क्लिप में है, उस पे देखिए। अरब भूगोलवेता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र दो मानचित्र है, एक ये मैप 1 है, उधर मैप 2 है। तो मैप 1 जो है वो किसने बनाया हुआ है, तो वो अरब भूगोलवेता उन्होंने बनाया। जो दूसरा जो मानचित्र है वो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स में, बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि मानचित्रकार किसे कहते हैं, जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है, यानी कि कार्टोग्राफर। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दूंगी ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हो। तो मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर। ये दिया हुआ कि मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे में एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत
उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरह है। तो इस तरीके से जो दोनों मैप प्रिपेयर किए गए थे, एक दो अल इद्रिसी ने किया था और दूसरा जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे उन्होंने प्रिपेयर किया था, तो दोनों ही मैप में डिफरेंस थे, जगह का डिफरेंस था। तो इस तरीके से ये शो करता है कि जितने मानचित्रकार है उन्होंने थोड़ा सा अपने वे में जो है वो मैप को डिजाइन किया था। अब देखिए बॉक्स इंपॉर्टेंट है, तो कार्टोग्राफर यानी मानचित्रकार जो होता है वो होता है, व्यक्ति होता है जो मैप बनाता है, मीन्स अ पर्सन हु मेक्स मैप इज नोन एज कार्टोग्राफर। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज ये कि जब भी आप पढ़िए, यानी अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ तो उसको देख लीजिए, उसको कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप पे कोई बर्डन नहीं हो, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ। अब देखिए जो ये है मैप सेकेंड है, तो इसमें दिया हुआ है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, ये दोनों डिफरेंस बता रहा है कि दोनों मैप में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 6 वर्ष बाद बनाया गया। इस कला विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। ये नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इन नक्शों का इस्तेमाल किया करते थे। तो हम लोग जो है चैप्टर 6 में इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो यूरोप के जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो कैसे यूज करते थे इस मैप को ताकि वो कहीं भी आ जा सके। तो ये जो हम लोग चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि लेकिन आप भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखो किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकों का जो अंतर है, आपके ख्याल में इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये एक्चुअली ज्योग्राफिकल जो चेंज है वो डे टू डे चेंज हो रहा है। तो जब उस टाइम में कोई भी कार्टोग्राफर या मानचित्रकार जो है, जब वो उन्होंने अपना जो नक्शा प्रिपेयर किया था वो स्लाइटली डिफर करेगा। तो ये चीज है जो मैप टाइम बता रहा है कि हिस्ट्री इटसेल्फ चेंजेस टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीजें हैं, रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, कुछ टेक्नोलॉजिकल, कुछ सोशल, कुछ पॉलिटिकल। तो ये चीजें हैं जो हम लोग इसमें ऐसे पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंस हो जाता है मैप 1 और मैप 2 में। अब देखिए अब हम लोग आ जाते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में। इसमें क्या दिया हुआ था, जैसे कि अभी कोई किसी भी कंटेक्स्ट में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज होनी चाहिए, यानी कि नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। यहाँ पे आइए, फॉर एग्जाम्पल ये पूछता भी है, टेक द टर्म हिंदुस्तान, जैसे कि उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार, ये नाम याद करिएगा कि फारसी के इतिहासकार जो है मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए, यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से दिया कि किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है जो ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। तो हम जो है फॉरेनर उसको कहते हैं, ये कह देते हैं कि जो विदेशी मीन्स जो भारतीय ना हो, लेकिन पहले जो था इसका, इस वर्ड का जो कंटेक्स्ट था वो डिफर था। कैसे डिफर था? तो पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाला दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो ये सारी चीजें हैं जो बता रहा है कि कैसे जो विदेशी शब्द का प्रयोग है वो उस टाइम के लिए अलग था और आज के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का जो अर्थ है वो अलग है।
तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से बता सकूं, और आई होप मैं सफल भी हो रही हूँ। अब देखिए, आते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, यानी इतिहासकार और उनके स्रोत। Historians use different type of source to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन सोर्सेस कमिट्स की सत्रों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अब भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ने उसमें पढ़ा था ना कि कैसे ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ, देन कैसे पत्तों पे यूज होता था, अभिलेख था, शिलालेख था, जो सम्राट अशोका थे उनका कैसे हमने अभिलेख, शिलालेख, ये सारी चीजें पढ़ी। तो उसके थ्रू देन कलेक्शन ऑफ कॉइन्स के थ्रू जो है वो सोर्सेस था हिस्टोरियंस का। तो अब ये देखिए, अब ये आते हैं कि आर्चिव क्या होती है, कौन सी जगह होती है, यानी अभिलेखागार। ये क्वेश्चन पूछा गया कि अभिलेखागार क्या है या वो क्या स्थान है। तो अभिलेखागार वह प्लेस है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो सारी, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड इज नोन एज आर्चिव। यहाँ पे देखिए लिखा है, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े के पैमाने पे उपलब्ध भी होने लगा। तो लोग धर्मप्रांत शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखोगार में रखा जाता था, यानी आर्चिव जिसको बोला जाता है, वहां पे रखा जाता था। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. तो ये बोल रहा है कि जितने भी इतिहासकार थे उनको ये जितने भी पांडुलिपियां हैं, अभिलेखागार हैं, ये बहुत ज्यादा मदद करते थे। उसके बाद से देखिए उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपि किया जो नकल निवेश हाथ से भी पांडुलिपिया की प्रकृति बनाई गई थी। यानी कि उस टाइम में तो ऐसा था नहीं कि बहुत टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन था, तो ऐसा था नहीं, तो वो हाथ से ही लिखा जाता था और कुछ पर्टिकुलर पेपर पे लिखा जाता था। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृहकार की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि ये आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता है कि क्या लिखा गया। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू विल रीड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन की, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से देखिए, ये चित्र 2 में आप देख सकते हैं कि ये भी जो है एक तरह का राइटिंग है जो हाथ से लिखा गया है। और ये देखिए लिखा हुआ है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। तो एक अरेबिक है और एक पर्शियन है। अब ये दोनों लैंग्वेज ही है जो है ये बहुत डिफर कर जाती है और इनके लिखने का स्टाइल भी डिफर था। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण अंतर तो इन दोनों में ही आ जाता है। उसके बाद से लिखा हुआ है कि पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही अंतर होता है। पांडुलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलता है, कहीं कोई शब्द कोई और शब्द, तो इस तरीके से जो है वो है। या देखिए, वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। क्या होता था कि जितने भी ओरिजिनली जो रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे तो उनके भी डिफरेंट वर्जन आते थे। तो जितने भी इतिहासकार थे यानी हिस्टोरियंस थे वो उन सबको पढ़ते थे ताकि पता चल सके कि क्या सही चीज है, क्या लिखा गया, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा अलग लिखा गया था। उसके बाद से देखिए दूसरा पैराग्राफ में लिखा गया है कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जो है वो कौन है, जियाबुद्दीन बरानी रॉट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years later। इन्होंने जो है पहला तो 14वीं शताब्दी में लिखा। शताब्दी के जो इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृतांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार
पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, ये पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से था, क्योंकि उस टाइम जो था बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि रख रखाव था, तो इस तरीके से उन्हें पता ही नहीं था कि पहला वृत्तांत जो है उन्होंने अपना जो है ये ज़ियाबुद्दीन बरानी ने 1356 में लिख दिया। क्योंकि मुझे ईयर जो है वो मैं हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोलती थी, तो उससे मैं इंग्लिश में ही बोलूँगी, सो डोंट वरी, वो सबको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया कि कैसे कैसे गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में पे क्या पढ़ेंगे, ये देखिए जो ये फिगर 3 है वो पर्शियन व्हील को रिप्रेजेंट करा। आप देख रहे हो, पहले हम लोग ने एंशिएंट इंडिया पढ़ा, ठीक है, अब हम लोग मेडिवल पढ़ रहे हैं, तो इसमें और उसके 8th क्लास में हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे। तो ये कितना डिफरेंस है इसमें। देखिए ये जो व्हील का, क्या आज भी यही व्हील का स्ट्रक्चर है? नहीं, ड्यू टू मॉडर्न अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एंड इन्वेंशन, जो भी है बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें सब में बदलाव आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कैसे न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप क्या हुआ, तो लिखा हुआ है कि जो पीरियड था 700 से लेके 1750 का, वो बहुत ही चैलेंज था इतिहासकारों के लिए। क्योंकि जो डेवलपमेंट थे वो ऑकर्ड हुए, जितने भी विकास थे वो हुए थे। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। तो उस समय जो है सिंचाई में जो है वो पर्शियन व्हील का यूज होने लगा। उसके बाद से दिया हुआ है स्पिनिंग व्हील का यूज होने लगा था, किसमें, बुनाई में, और जो फायर आर्म्स थे वो कॉम्बैक्ट में। तो और नए नए खाना भी और जो भी खान पान जो है वो भी थोड़ा बहुत सब कॉन्टिनेंट्स में चेंज हुआ। उसके बाद से देखिए पोटैटोज यानी कि टमाटर, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी, ये सारी भी चीजें हैं जो ये नई नई चीजें आई। पेय पदार्थ भी है। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स केम अलोंग विद पीपल हु ब्रॉट। हाँ ये देखिए बोल रहा था ना उसमें, क्योंकि टॉपिक ही हमारा था कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, तो वो सारी चीजें जो चेंज में आई, तो वो जैसे जैसे जो लोग आते गए वो वहाँ का अपना ट्रेडिशन और कल्चर लेते गए। और इस तरीके से हम लोग जो है इसमें पढ़ते हैं कि कैसे कॉफी, फूड, देन चिली, पोटैटो, ये सारी चीजें आई। अगर आपने मेरे ईवीएस का नोट्स देखा होगा क्लास 5th का, तो आप ये गौर फरमा सकते हैं कि पोटैटो, चिली, टोमेटो, देन कॉर्न, कॉफी बीन्स, ये सारी चीजें किस कंट्री से कब कब आई थी। ये क्लास 5th में है एनसीईआरटी के ईवीएस में, जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि उस टाइम में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का बढ़ाव था, तो उसके लिए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हो रहा था, यानी कि पेड़ों का कटाव हो रहा था। यहाँ पे दिया हुआ है कि 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पे योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता है जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों में सेनाओं में सेवारत थे। देन क्योंकि पॉलिटिकल ग्रुप भी बोल रहा है, तो ये क्षत्रिय का जो है वो डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि कौन कौन इसमें आते थे। देन दिया हुआ है कि कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व इसलिए हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जो है आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था, तो इस तरीके से जो है पेड़ों की कटाई हो रही थी। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और बहुत बहुत ज्यादा तेजी से हुआ। तो जब ऐसा हुआ कि जो टिलिंग ऑफ लैंड्स हुए और लोग जो है वो पीजेंट्स हो गए, तो इस तरीके से एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। देन बोल रहा है कि जो परिणाम स्वरूप है किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे, और उसके बाद से कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि जो है और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो कास्ट डिफरेंस आ गया, कुछ लोग ऊंची, कुछ लोग नीच जात, ये सारी चीज़ें जो हैं जो आज भी प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें जो है उस टाइम धीरे धीरे उभरने लगी। क्योंकि पहले हमने क्लास 6 में पढ़ा था
कि पहले जो था वो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हंटर गैदरर्स थे, देन ग्रोइंग फूड पे वो लोग आए। यहाँ पे देखिए अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो ये वर्ड याद रखिएगा, जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँव पर मुखियों का शासन होता था। मिल मिलाकर वह किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। तो जाति पंचायत क्या है कि जो भी सदस्य हैं वो अपने व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम बनाएंगे, देन उनके नियम जो है कौन फॉलो करवाएगा, तो बड़े बुजुर्ग करवाएंगे। तो इन्हीं इलाकों में इन्हें जाति पंचायत कहा जाता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग ने इसमें पढ़ा, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने पढ़ा कि कैसे जो है 700 से लेकर 1750 यही पीरियड हम लोग इसमें पढ़ेंगे 7th क्लास में। तो उस तरीके से कैसे कैसे चेंजेस आए वो सारी चीज़ें, ये तो फर्स्ट चैप्टर है। इसके आगे भी और इतनी अच्छे चैप्टर्स हैं, वो बहुत मज़ा आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे देखिए कितना ये लड़का जो है ये फिगर है वो बहुत खुश है क्योंकि एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया। सो कीप काम एंड बी हैप्पी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज ही अपलोड हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। और आई होप मैंने पूरी कोशिश की, दिल से कोशिश की, और मैंने सब कुछ जो है वो हिंदी में डाला, इवन आपको हिंदी में भी पढ़ाया। और तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इन सबको हिंदी में पढ़ के एकदम कहानी के रूप में याद कर लेंगे। मतलब जुबान पे रहेगा कि ये था मेडिवल हिस्ट्री का ये कंटेंट था, देन मॉडर्न का ये था, एंशिएंट का ये था। तो इस तरीके से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैं इतने अच्छे तरीके से बता सकूं। और मेरे चैनल का भी नाम लर्न विद फन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अच्छा लगा कंटेंट तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नया है, ताकि आप जब भी मैं वीडियोस डालूं आप जो नोटिफाइड हो सकें। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जो है बहुत मन से पढ़िएगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग पे कोई भी बर्डन नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम है। सो लेट्स यूटिलाइज आवर टाइम एज वेल एज आवर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जोश के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और बस इतना ही। सो दैट्स ऑल. Stay tuned to my YouTube channel. Thank you so much.